1984 कहानी के रूप में सारांश। लंदन शहर, लेकिन ये वो लंदन नहीं था जिसे लोग आज़ादी और खुशहाली से जोड़ते हैं। ये एक डरावना, उदास और खामोश शहर था जहां हर दीवार पर एक ही चेहरा लगा हुआ था, बिग ब्रदर। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हर किसी को घूरती हुई लगती थीं और नीचे लिखा होता था, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। इस शहर में रहने वाला हर इंसान जानता था कि वो कभी भी अकेला नहीं है। इसी शहर में रहता था एक साधारण सा आदमी, विंस्टन स्मिथ। वो पार्टी के लिए काम करता था और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में नौकरी करता था। लेकिन सच ये था कि ये मंत्रालय सच्चाई नहीं बल्कि झूठ बनाता था। विंस्टन का काम पुराने अखबारों और रिकॉर्ड्स को बदलना था ताकि पार्टी जो कहे वही सच बन जाए। अगर पार्टी कहे कि युद्ध कभी हुआ ही नहीं तो विंस्टन को इतिहास बदलना पड़ता था। डर और निगरानी की दुनिया। इस दुनिया में हर घर के अंदर टेलीस्क्रीन लगी होती थी, एक ऐसा उपकरण जो न सिर्फ खबरें दिखाता था बल्कि लोगों पर नजर भी रखता था। कोई क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, सब पर नजर रखी जाती थी। यहां तक कि चेहरे के भाव भी संदेह का कारण बन सकते थे। पार्टी का सबसे बड़ा अपराध था सोचना। इसे कहा जाता था थॉट क्राइम। विंस्टन बाहर से पार्टी का वफादार सदस्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में सवाल उठते थे। वो सोचता था, क्या सच में पार्टी कभी गलत नहीं हो सकती? क्या बिग ब्रदर सच में मौजूद है? ये सवाल ही उसे अपराधी बना सकते थे। डायरी और बगावत की शुरुआत। एक दिन विंस्टन चोरी छिपे एक डायरी खरीदता है। डायरी में लिखना मना था, यह सीधा अपराध था। फिर भी वो लिखता है, डाउन विद बिग ब्रदर। ये उसके भीतर छुपी बगावत की पहली आवाज थी। विंस्टन जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे मिटा दिया जाएगा, जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। जूलिया और प्यार की उम्मीद। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है, जूलिया। शुरू में विंस्टन को लगता है कि जूलिया पार्टी की जासूस है, लेकिन एक दिन जूलिया चुपके से उसे एक पर्ची देती है जिस पर लिखा होता है, आई लव यू। यह सिर्फ प्यार का इजहार नहीं था, यह पार्टी के खिलाफ विद्रोह था। विंस्टन और जूलिया चोरी छिपे मिलने लगते हैं। वो जानते थे कि प्यार भी इस दुनिया में अपराध है। दोनों एक छोटे से कमरे में मिलते हैं जहां टेलीस्क्रीन नहीं होती। वहां वो खुद को आज़ाद महसूस करते हैं। पहली बार विंस्टन को लगता है कि शायद इंसान होना अभी जिंदा है। ओब्रायन और झूठी उम्मीद। विंस्टन को लगता है कि पार्टी के एक बड़े नेता ओब्रायन भी पार्टी से नफरत करता है। ओब्रायन उन्हें अपने घर बुलाता है और कहता है कि वो एक गुप्त संगठन ब्रदरहुड का सदस्य है जो पार्टी को खत्म करना चाहता है। विंस्टन को उम्मीद मिलती है। ओब्रायन उन्हें एक किताब देता है जिसमें पार्टी की सच्चाई लिखी होती है। विंस्टन उस किताब को पढ़कर समझता है कि पार्टी सत्ता सिर्फ सत्ता के लिए चाहती है। सच्चाई, नैतिकता, इंसानियत, इनका कोई मतलब नहीं। गिरफ्तारी। एक दिन उसी कमरे में जहां विंस्टन और जूलिया खुद को सुरक्षित समझते थे, अचानक आवाज आती है, यू आर द डेड। दीवार के पीछे छुपी टेलीस्क्रीन उन्हें देख रही थी। विंस्टन और जूलिया गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। यातना और टूटता हुआ इंसान। विंस्टन को ले जाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लव में, जो प्यार नहीं बल्कि यातना की जगह थी। वहां उसका सामना ओब्रायन से होता है। ओब्रायन कहता है, पार्टी सच तय करती है। अगर हम कहें कि 2+2 5 है तो वही सच है। विंस्टन को भयानक यातनाएं दी जाती हैं। उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं, भूखा रखा जाता है, पीटा जाता है। उसका शरीर ही नहीं, उसका दिमाग भी तोड़ा जाता है। विंस्टन चिल्लाता है, रोता है, लेकिन पार्टी नहीं रुकती। रूम 101, सबसे बड़ा डर। आखिर में विंस्टन को ले जाया जाता है रूम 101 में, जहां हर इंसान को उसके सबसे बड़े डर से सामना कराया जाता है। विंस्टन का डर था चूहे। उसके चेहरे पर चूहों से भरा पिंजरा लाया जाता है। डर से पागल होकर विंस्टन चिल्ला उठता है, डू इट टू जूलिया। यहीं विंस्टन टूट जाता है। अंत। जीत किसकी? रिहा होने के बाद विंस्टन एक खाली इंसान बन चुका होता है। वो जूलिया से मिलता है, लेकिन अब उनमें कोई भावना नहीं बची होती। दोनों एक दूसरे से कह देते हैं कि उन्होंने एक दूसरे से विश्वासघात किया। अब विंस्टन पार्टी पर सवाल नहीं उठाता। आखिरी दृश्य में वो एक कैफे में बैठा होता है। टीवी पर युद्ध की खबरें चल रही होती हैं। विंस्टन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। उसके मन में एक ही भावना होती है, उसे बिग ब्रदर से प्यार हो गया है। और यहीं कहानी खत्म होती है। कहानी का संदेश। 1984 हमें चेतावनी देती है कि जब सत्ता को सवालों से ऊपर रख दिया जाए, जब सच को बदला जाए, जब इंसानों से सोचने का अधिकार छीन लिया जाए, तो समाज धीरे धीरे जेल बन जाता है। ये कहानी सिर्फ भविष्य की नहीं बल्कि हर उस दौर की है जहां आज़ादी खतरे में होती है।